चलो ध्यान देते हैं आगे हम लोग। अभी देखो पीछे जो पहले नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य गुण बताए थे उसमें तो हमने बता दिया था क्या क्या पढ़ना है तुमको, ठीक है। बाकी यहाँ पे 3 यौगिक हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा बात नहीं, ऑक्साइड, उसके बाद हाइड्राइड और फिर हैलाइड, ये 3 चीजों को हमने पढ़ा। अब इनमें तुमको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये ऑक्साइडों का जो अम्लीय गुण था वो पढ़ लेना, ठीक है। मतलब वर्ग में नीचे जाने पे घटता है कि बढ़ता है, हो जाएगा। उसके बाद जो हाइड्राइड थे, हाइड्राइडों का स्थायित्व पढ़ लेना, अस्थायित्व हो गया, और अम्लीय गुण में दोनों पढ़ लेना, वर्ग में नीचे जाने पर भी और जब एक ही तत्व था तब भी। जब एक ही तत्व था तब कैसे बता रहे थे, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती थी ना, तो वो भी पढ़ लेना इसमें। और तीसरा जो तुम्हारा कल हैलाइड पढ़ाए है ना, हैलाइड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये NCl5 अस्थायी नहीं है परंतु PCl5 अस्थायी है। क्यों था जी? डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण। तो नाइट्रोजन और बिस्मथ दोनों 5 वाला यौगिक नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? नाइट्रोजन 5 वाला क्यों नहीं बनाता है? डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण। और उसके बाद बिस्मथ क्यों नहीं बनाता है? यश कोष के अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। इसको हमने पूरा तुम्हारी कॉपी में लिखवा दिया है, हो गया ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं 1-2 नंबर के, ध्यान दिए रहना। वैसे ये जो तुम्हारा खंड है, इस खंड से तो हम कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, बस 4 यौगिक, समझ गए? कुछ नहीं है, बस 4 यौगिक पढ़ लो, तुम्हारा यह खंड समाप्त है। लेकिन अब पता चला कभी पेपर घुमा दिया, इधर बना दिया, तो कहोगे सच्ची 4 यौगिक पढ़ा छोड़ दी, बाकी आ गया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मिलती है किसी न किसी स्टेट में मिल जाती है तुमको 1-2 नंबर में, और यही फंसा देती है। यहीं से हम लोग को लगता है कि सवाल अलग जगह से बन गया है, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते। अभी लगेगा तुमको ये बोरिंग लगेगा, क्योंकि आगे तुमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है ना, लगेगा कि ये बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बस एक जगह तुम पढ़ो, बाकी के चैप्टर में तो वही घुसा सकते हो, काम हो जाएगा। जब इसका अम्लीय गुण नीचे जाने पे घट रहा है तो बाकी का भी तो घटेगा। इसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने पे अम्लीय गुण बढ़ा है तो बाकी में भी तो बढ़ेगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद इसके जो हाइड्राइड है, हाइड्रोजन से क्रिया करके यौगिक बना था इसका, ये भी हाइड्राइड था, तो वो भी हाइड्रोजन से क्रिया करके अपना हाइड्राइड बनाएंगे। इसकी संयोजकता के अनुसार 3 जुड़े थे, इसके आगे वाले की संयोजकता के अनुसार 2 जुड़ेंगे, उसके आगे वाले की संयोजकता के अनुसार 1 जुड़ेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से एक को तुम बाकी में प्रतिस्थापित कर सकते हो, काम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हैलाइड है, तो हैलाइड हैलोजन से क्रिया करके बने यौगिक हैलाइड है। अब यहाँ पे 3 और 5 वाला बनाए हैं, इसके बाद वाले 2 और 6 वाला बनाएंगे, 2 और 6, क्योंकि इनके पास 5 था तो 3 की जरूरत थी। इसके बाद जब जाएंगे तो उनके पास 6 हो जाएगा, क्योंकि एक आगे बढ़ जाएंगे ना, उनके पास 6 हो जाएगा। उनको कितने की जरूरत होगी? 2 की जरूरत होगी, तो या तो 2 वाला बनाएंगे या 6 वाला बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास 6 हो जाएंगे ना, अब तो वो 6 बना सकते हैं। इनके पास 5 थे तो मैक्सिमम ये 5 बना सकते हैं, हो जाएगा। तो इस तरह से उनको प्रतिस्थापित करके वहां भी देख सकते हो जाएगा ना। तो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लिखो, नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार। नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार। अब देखो, अगर ध्यान दिया जाए तो जब चैप्टर का प्रारंभ किए तो वहीं से हमको नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार मिलने लगा है। सबसे पहला हमने देखा जब भौतिक अवस्था में गए, किस अवस्था में गए? भौतिक अवस्था में। भौतिक अवस्था में हमने क्या देखा? नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस मोम सदृश ठोस है, बाकी भी ठोस है। तो क्या निष्कर्ष निकल गया? नाइट्रोजन गैस है, बाकी ठोस है कि नहीं है? पहला असंगत व्यवहार। दूसरा असंगत व्यवहार जब हम पहुंचे किसमें? संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था में।
तो संयोजकता में हमने देखा नाइट्रोजन केवल त्रिसंयोजी होता है, जबकि शेष जो होते हैं 3 के साथ साथ पंच संयोजी भी होते हैं ना। उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था में गए। ऑक्सीकरण अवस्था में हमने देखा जो नाइट्रोजन वो +5 भी दिखा रहा था, +4 भी दिखा रहा था, +3 भी दिखा रहा था, +2 भी दिखा रहा था, +1 भी दिखा रहा था। लेकिन बाकी के जो थे उन्होंने मैक्सिमम +5 दिखाया, +3 दिखाया। वही मतलब वो प्लस बोल दिया तो माइनस हो गया उतना उनका, ठीक है ना। मतलब +5 दिखाया, +3 दिखाया। वो 4, 2 और 1 बहुत कम दिखाए। हुआ कि नहीं हुआ? ये तुम्हारा असंगत व्यवहार हो गया। उसके बाद जब आगे और बढ़े हम लोग इसमें, हाँ उसमें पहुंचे ऑक्साइड में, तो नाइट्रोजन 5 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, जबकि शेष 3 ही प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन जो होता है द्विपरमाणु रूप में रहता है, जबकि ये सब चतुष्परमाणु के रूप में रहते हैं। फिर आगे आए हम हाइड्राइड में जब पहुंचे तो स्थायित्व तो इंपॉर्टेंट बताया ही है। तो उसमें हमने देखा अमोनिया का स्थायित्व बाकी की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, क्योंकि अमोनिया में कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हो गया। उसके बाद जब हैलाइड में पहुंचे तो हैलाइडों में भी नाइट्रोजन केवल त्रिसंयोजी हैलाइड बनाता है, जबकि शेष तत्व त्रिसंयोजी के साथ साथ पंच संयोजी हैलाइड भी बनाते हैं। तो 7-8 अंतर हो गया कि नहीं हो गया? बस हमको यहाँ पे वही लिख लेना है, बाकी एग्जाम में वही उतार देना है, हो जाएगा। तो अगर पीछे याद करते हो तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम तुमसे असंगत व्यवहार पूछा गया तो ये नहीं कहेगा तुम 10-20 पॉइंट लिखो, 6 से 7 पॉइंट तुमने लिख दिया, 2 नंबर तुमको कन्फर्म में मिल जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर, सामान्य ताप पर नाइट्रोजन गैस है। सामान्य ताप पर नाइट्रोजन गैस है। सामान्य ताप पर नाइट्रोजन गैस है, जबकि शेष तत्व ठोस हैं। ठोस हैं। हो गया। आगे लिखो। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अपने वर्ग के नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अपने वर्ग के अन्य तत्वों से अधिक होती है। हो गया। जिस कारण यह हाइड्रोजन बंध के निर्माण में भी भाग लेता है। हाइड्रोजन बंध के निर्माण में भी भाग लेता है। हाइड्रोजन बंध के निर्माण में भी भाग लेता है। ये याद रखने वाली बात है। हाइड्रोजन बंध के निर्माण में केवल कितने तत्व भाग लेते हैं? 3, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और बनाने में कभी कभी कौन साथ दे देता है? क्लोरीन भी साथ दे देता है, याद रखे रहना। लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं? 3। तो अपने वर्ग से देखो केवल कौन बना रहा है? नाइट्रोजन। बाकी बना रहे हैं क्या? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या विस्मत बना रहे हैं? नहीं बना रहे। ध्यान दिए रहना। तो ये भी इसका असंगत व्यवहार होगा। अभी इसी का नहीं, ऑक्सीजन का भी असंगत व्यवहार होगा। ये
फ्लोरीन का भी असंगत व्यवहार होगा। अभी आगे जो 2 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन का भी असंगत व्यवहार पढ़ना है, ठीक है ना, तो उसमें भी इसको पढ़ेंगे। अगला पॉइंट नाइट्रोजन के बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ये भी तो एक हो गया असंगत। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में तीसरा पॉइंट, पहला था जबकि शेष तत्व ठोस है ना, पहला वहीं खत्म हो गया था जबकि शेष तत्व ठोस है, उसके आगे दूसरे की शुरुआत हो गई थी। दूसरा था ना कि मतलब इसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन बंध के निर्माण में भाग लेता है। तीसरा नंबर लिखो। अब क्या लिखे? इसके बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, बाकी में होते हैं ना, वाला हो गया ये भी। ऑर्बिटल नहीं, कोश में ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल माने कक्षक होता है। जो पढ़ते हो ना डी ऑर्बिटल 5 प्रकार, ये डी उपकोश 5 प्रकार का होता है। छोटे छोटे डिब्बे बने हैं, ये डिब्बे ऑर्बिटल है, और जो पूरा मिल गया ये उपकोश है। ऑर्बिटलों के मिलने से उपकोश बनता है, उपकोशों के मिलने से कोश बनता है। देखो, जैसे किसी पदार्थ का निर्माण अणु से होता है, अणु का निर्माण परमाणु से होता है, परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से होता है ना। बस वैसा इनका है कि कक्षक होते हैं पहले ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इन ऑर्बिटलों के मिलने से उपकोश बनता है, फिर जब कई उपकोश मिल जाते हैं तो कोश बन जाता है, कोश। चलो लिखो, क्या लिख लिए? अगला पॉइंट, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु। तो अगला पॉइंट लिखो अब, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु कोष्ठक में लिख लेना N2, N ट्रिपल बॉन्ड N। N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है जबकि शेष तत्व चतुष्परमाणु अणु बनाते हैं। जबकि शेष तत्व चतुष्परमाणु अणु बनाते हैं। चतुष्परमाणु का मतलब जैसे फास्फोरस है तो P4 बनाएगा, आर्सेनिक है तो AS4 बनाएगा, और एंटीमनी है तो Sb4 बनाएगा, और बिस्मथ वाला 4 नहीं बनाता है। किस प्रभाव के कारण? अक्ति युग्म प्रभाव के कारण। हो गया ना। तो इसमें कोष्ठक में लिख लो इसको, P4 AS4 Sb4। उसी के आगे कोष्ठक में लिख लो, मतलब जो चतुष्परमाणु बनाते हैं ना, तो उसके आगे कोष्ठक में लिख लो इसको। हो गया। अब लिखो आगे, अगला पॉइंट, नाइट्रोजन केवल त्रिसंयोजी होता है। नाइट्रोजन केवल त्रिसंयोजी होता है। अगला पॉइंट है, नाइट्रोजन केवल त्रिसंयोजी होता है। हो गया ना। जबकि शेष तत्व त्रिसंयोजी के साथ साथ
त्रिसंयोजी के साथ साथ पंच संयोजी भी होते हैं। शेष तत्व त्रिसंयोजी के साथ साथ पंच संयोजी भी होते हैं। जबकि शेष तत्व त्रिसंयोजी के साथ साथ पंच संयोजी भी होते हैं। हो गया। अगला पॉइंट नाइट्रोजन 5 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन 5 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, जबकि शेष तत्व 3 प्रकार का ऑक्साइड ही बनाते हैं। जबकि शेष तत्व 3 प्रकार का ऑक्साइड ही बनाते हैं। जबकि शेष तत्व 3 प्रकार का ऑक्साइड ही बनाते हैं। हो गया ना। अगला पॉइंट नाइट्रोजन के हैलाइडों में, हाइड्राइड पहले लिख लिया जाए ना, नाइट्रोजन के पहले लिख लो हैलाइडों में, अब हाइड्राइड क्या है। नाइट्रोजन के हैलाइडों में केवल NF3 अस्थाई है। NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, NF3 अस्थाई है। हो गया। जबकि शेष तत्वों के हो गया, सभी हैलाइड अस्थाई हैं। शेष तत्वों के सभी हैलाइड अस्थाई हैं। हो गया। अगला पॉइंट, NCl3 एक विस्फोटक और अस्थाई हाइड्राइड है, हैलाइड है। अगला पॉइंट, NCl3 एक विस्फोटक और अस्थाई हाइड्राइड है। विस्फोटक और अस्थाई। हो गया। अस्थाई हैलाइड है। हाइड्राइड बोले, गलत बोले, हैलाइड है। पहले हैलाइड बोले, फिर हाइड्राइड बोले, फिर हैलाइड बोले, जो ज्यादा बोले वो लिखना है। हो गया। अगला पॉइंट क्या बोला जाए, हाइड्राइड वाला बच रहा है ना। तो लिखो, इस वर्ग के हाइड्राइडों में नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3
हो गया। अन्य हाइड्राइडों की अपेक्षा, अन्य हाइड्राइडों की अपेक्षा नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 अन्य हाइड्राइडों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है, अन्य हाइड्राइडों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। चलो खत्म हो गया, कई पॉइंट हो गया। चलो अब हेडिंग डालो, नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन के यौगिक हो गया। नाइट्रोजन के यौगिक हो गया। पहला नंबर इसमें लिखो, देखो 3 पढ़ना है हमको। पहला आता है डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन बोलते हैं इसको N2, ये किसी काम का नहीं है। दूसरा आता है NH3 अमोनिया, तो इस साल जितने भी काम के हैं उसमें सबसे काम का यही है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आता है HNO3, बोलते हैं इसको बातें, नाइट्रिक अम्ल। हो गया। बाकी दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस ये रखता है, ठीक। तो इस चैप्टर से ये तुमको दोनों चीजें इंपॉर्टेंट मिलने वाली हैं, एग्जाम में फिक्स है, इसमें से एक यौगिक तुमको मिल जाएगा, गारंटी है। 5 नंबर देखो, नाइट्रोजन के यौगिक में पहला नंबर डाइनाइट्रोजन, पहली हेडिंग डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन देखो, इसके पहले था तो H2SO4 रहता था, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। उसकी 2 विधियां थी, एक प्रयोगशाला विधि और एक औद्योगिक निर्माण विधि। औद्योगिक निर्माण में 2 विधियां थी, एक शीतकक्ष विधि, एक संपर्क विधि। ये दोनों हर साल अवश्य पूछी जाती थी, इसलिए अमोनिया की महत्ता थोड़ी कम हो जाती थी। अब क्या होगा, H2SO4 इस बार हटा दिया है, इसलिए सबसे ज्यादा महत्व का यौगिक तुम्हारा यही रह जाता है NH3, अमोनिया बनाने की हैबर विधि, ठीक। और उसके बाद तुम्हारा क्लोरीन वाला जो है, क्लोरीन वाले की महत्ता उतनी ज्यादा नहीं है, कभी कभी क्लोरीन पूछ लिया जाता है। क्लोरीन बनाने की जो डीकन विधि है और एक विद्युत अपघटनी विधि है, दोनों में से कोई एक पूछ लिया जाता है, लेकिन अमोनिया और HNO3 में से तुम्हारा इस बार एक फिक्स है, याद रखे रहना। ये अमोनिया की तुम्हारा हैबर विधि और HNO3 का ओस्टवाल्ड विधि, ठीक। और एक बार घुमा दिया था, ओस्टवाल्ड ही पढ़ाए थे हम, दूसरा वाला पूछ दिया था, बस केवल एक ही साल उसको पूछा भी है। चलो शुरू करते हैं। क्या लिखे हेडिंग, डाइनाइट्रोजन। तो लिखो, जब हो गया 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में जुड़ते हैं, जब 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में त्रिबंध के द्वारा जुड़ते हैं। अभी देखो संरचना बनाए थे ना ऊपर, क्यों त्रिबंध के द्वारा जुड़ते हैं, क्योंकि इनको 3 की आवश्यकता होती है, या तो कोई पूरी तरह से दे देगा या तो साझे में मिल जाए। क्या लिखे, क्योंकि जब 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में त्रिबंध के द्वारा जुड़ते हैं, किसके द्वारा जुड़ते हैं, त्रिबंध के द्वारा जुड़ते हैं, तब डाइनाइट्रोजन हो गया। कोष्ठक में लिख देना N2,
बनता है, बनता है, बनता है। हो गया। आगे लिखना, यह एक गैस है, यह एक गैस है जो वायुमंडल में, जो वायुमंडल में जो वायुमंडल में 78%, वायुमंडल में 78% आयतनानुसार पाई जाती है। वायुमंडल में 78% आयतनानुसार पाई जाती है। आयतनानुसार का मतलब समझते हो? वायु का कोई भी आयतन लिया जाए तो उसका 78% किससे बना होगा? नाइट्रोजन से। जैसे कमरे में हवा को बंद कर दिया जाए तो इस हवा का जो 78% होगा वो किससे बना होगा? नाइट्रोजन से। बाकी के बचे 21% किससे बने होंगे? ऑक्सीजन से। और शेष बचे 1% में तुम्हारा CO2 रहता है, CH4 रहता है, आर्गन रहता है, हीलियम रहता है, बाकी अन्य गैसें रहती हैं। ठीक है, याद रख के रहना। मतलब और जो प्रदूषित तत्व होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वायु में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो CO2 का परसेंटेज बढ़ रहा है, इसलिए इनका परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर भी अभी कोई मापनीय परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग पढ़ते यही जो यथार्थ होता है स्वच्छ रूप में हम लोग वही पढ़ते हैं, प्रदूषित रूप का नहीं पढ़ते हैं। तो 78% ही पढ़ा जाता है। वास्तव में तो अब कुछ कम हो चुका है 78 से, क्योंकि CO2 धीरे धीरे बढ़ रहा है। CO2 की परसेंटेज मात्रा लगभग 1% के आसपास तक पहुंच रही है। तो अगर 1% के आसपास पहुंचेगी तो इनको घटना होगा, तभी तो 1% पहुंचेगा। चलो लिखो आगे। अब लिखो आगे। हो गया जी। नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, नाइट्रोजन की सर्वप्रथम खोज, गेट बंद कर दो पीछे वाला। नाइट्रोजन की सर्वप्रथम खोज, नाइट्रोजन की सर्वप्रथम खोज 1772 में, 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने की थी, देखो इन छोटी छोटी चीजों को याद रखा करो, क्योंकि अब से पेपर का तरीका बदलने वाला है, समझ गए? अब पेपर के तरीके पे रटन तस्मरण पे बल नहीं देंगे, ज्ञान कितना लेते हो इस पर बल देंगे। अर्थात बहुविकल्पी सवालों की मात्रा बढ़ने वाली है। संभवतः हो सकता है इसी साल से बदल जाए, क्योंकि CBSE में बदल गया। शिक्षा नीति जो नई वाली है 2022 से लागू होगी, उसमें एक पेपर तुम्हारा बहुविकल्पीय ही होगा। तो उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 6 राज्यों में बदल दिया गया है। अभी यूपी इसमें शामिल नहीं है, तो यूपी का योगी जी जानते हो क्रिएटिव आदमी है, मूड घूम गया तो कहेंगे अगली बार, इस बार बच्चों परीक्षा में 20 बहुविकल्पी सवाल रहेंगे, बस 20 बहुविकल्पी सवाल कर लीजिए। कहेंगे वो मोदी जी के ज्यादा भक्त हैं, तो 2 साल पहले से वो शिक्षा नीति लागू कर देंगे। ध्यान दिए रहना, जिस दिन उनका दिमाग घुमा उसी दिन तुम लोग का नया मॉडल पेपर जारी होगा और कहेंगे 1 महीने पहले प्री बोर्ड परीक्षा ली जाएगी, इस आधार में जाओ परीक्षा दो और 20 सवाल छोटे छोटे तैयार करो। अभी 5 ही देते हो ना, बढ़ा दिए तो 20 देना होगा। कर सकते हैं, इस बार ध्यान दे रहना, क्योंकि पढ़ाई सही से हुई नहीं है और छोटे सवालों पर ही जोर दे सकते हैं, बड़े सवालों को हटा सकते हैं। तो ध्यान दे रहना, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो। तो छोटी छोटी चीजों को पढ़ते रहा करो। आगे लिखो, कहां तक लिखे? हाँ, जबकि 1775 में, जबकि 1775 में
लैवासिये ने, लैवासिये, इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लैवासिये ने इसकी तत्व के रूप में पहचान की। लैवासिये ने इसकी तत्व के रूप में पहचान की। जबकि 1828 में, जबकि 1828 में चैपल ने, चप्पल याद कर लेना काम हो जाएगा। चैपल ने इसे नाइट्रोजन नाम दिया। चैपल ने इसे नाइट्रोजन नाम दिया। चैपल ने इसे नाइट्रोजन नाम दिया। हो गया। नीचे लिखो एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट। अब बताओ नाइट्रोजन का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन का रंग कैसा होता है? रंगहीन क्या होगा? रंगहीन होता है। रंग होता तो वायु में दिखती नहीं नाइट्रोजन हमको। तो वायु दिखता हमको कि देखो यहाँ पे वायु है। अगर रंग होता तो दिखता। गंध भी नहीं है, पता भी नहीं चलता है वायु है यहाँ पे। स्वाद भी नहीं है, कोई मुंह में जाता कोई स्वाद ही पता चलता। देखो हमें, यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। गैस है। हो गया। इसका अणुभार 28 होता है। इसका अणुभार 28 होता है। यह वायु, यह वायु। हो गया। कोष्ठक में लिख देना अणुभार 29। वायु कोष्ठक में अणुभार 29। हो गया। कोष्ठक बंद। से थोड़ी सी हल्की है। थोड़ी सी हल्की है। थोड़ी सी हल्की है। हो गया। ये चीज को ध्यान में रखना है। वायु का अणुभार कितना? 29। अब ये नया बवाल पैदा हो गया कि वायु तो मिश्रण होता है तो उसका अणुभार कहां से होगा? अणुभार तो यौगिक का होता है ना। वायु मिश्रण है। वायु का अणुभार बताया कैसे गया है? वायु में जो गैसें पाई जाती हैं उनके अणुभार का औसत होता है 29। उनके अणुभार का औसत होता है 29। इसलिए वायु का अणुभार कितना माना जाता है? 29 माना जाता है। जबकि नाइट्रोजन का कितना है? 28 है। इसलिए कहा गया यह वायु से थोड़ी सी हल्की है, क्योंकि उसका 29 है और इसका क्या है? 28 है। लिखो आगे। हो गया। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट मतलब इंडिकेट पॉइंट। यह न तो स्वयं जलती है न ही जलने में सहायक होती है। यह न तो स्वयं जलती है न ही जलने में सहायक होती है।
हो गया। अगला पॉइंट, इसकी बंध ऊर्जा बहुत अधिक, मतलब इंडिकेट पॉइंट, इसकी बंध ऊर्जा बहुत अधिक, इसकी बंध ऊर्जा बहुत अधिक, लगभग 946 किलो जूल प्रति मोल, 946 किलो जूल प्रति मोल होती है बंध ऊर्जा बहुत उच्च 946 किलो जूल प्रति मोल होती है, जिसके कारण यह रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, जिसके कारण यह रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। ये चीज को ध्यान में रखना है, रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। हो गया। चलो अब देखो, तुमने पढ़ा होगा बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है ना। आर्गन के तो भरने का कारण है कि आर्गन अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करेगी। नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन भी रासायनिक रूप से अक्रिय ही माना जाता है, क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा कितनी है? 946 किलो जूल प्रति मोल। अब सोच रहे होगे रासायनिक रूप से अक्रिय होने का बंध ऊर्जा से क्या लेना देना है? अगर नहीं समझते हो तो एक बात याद रख लो, बता भी दिए होंगे कभी पहले कि कोई भी रासायनिक क्रिया तभी होती है जब अणु किसमें टूटता है? परमाणु में टूटता है। ध्यान देना, कोई भी रासायनिक क्रिया तभी होती है जब अणु किसमें टूटता है? परमाणु में टूटता है। तो अगर तुम नाइट्रोजन की कहीं क्रिया कराना चाहते हो तो ये तो इसका सभी अणु इसी रूप में रहेंगे ना। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? जितने भी अणु हैं इसके इसी रूप में रहेंगे। दिख रहा है? जब तक ये बंध टूटेगा नहीं तब तक नाइट्रोजन अलग होगा नहीं, और जब तक नाइट्रोजन अलग होगा नहीं तब तक ये किसी अन्य के साथ जुड़ेगा नहीं। होगा ना? तो अणु को पहले परमाणु में तोड़ना है, तब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसको बेचारे को परमाणु में तोड़ने के लिए ही बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है। अब बहुत ज्यादा ऊर्जा देने का मतलब जानते हो, ताप बहुत अधिक करना होगा, लगभग 1300 से 1400 के आसपास। इसकी सारी क्रियाएं लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास से शुरू होती हैं। तो 1300 ताप का मतलब बहुत अधिक ताप है। बल्ब में ताप कभी 1300 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? कभी नहीं होता है। ध्यान दिए रहना। इसलिए वो कभी भी नाइट्रोजन के बंध को तोड़ नहीं पाएगा, और जब नाइट्रोजन के बंध को तोड़ नहीं पाएगा तो नाइट्रोजन किसी से क्रिया नहीं करेगा और अक्रिय रूप में बल्ब के अंदर पड़ा रहेगा, जैसे कि तुम्हारा आर्गन रहता है। हो जाएगा ना? ये ध्यान दिए रहना। तो इसीलिए इसको बल्ब में भी भरा जा सकता है। और अक्रिय कहा गया रासायनिक रूप से, क्योंकि इसके बंध को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो जब हमको बहुत आवश्यक होता है तभी इसकी क्रिया कराने जाते हैं, अन्यथा हर समय लेके कूदे नहीं रहते हैं कि चलो जहां पाए तहीं क्रिया करा लिए। अरे क्रिया इसकी करानी है तो 1300 ताप करना होगा। सामान्य परिस्थिति में हम 1300 डिग्री सेल्सियस ताप कर लेंगे क्या? पता चला अपने कोयला बन के बाहर निकलेंगे। चलो बाकी चीजें कल होंगी। हेडिंग लिख लो। ये नाइट्रोजन में तुम्हारा खत्म हो गया ना ये। चलो एक चीज इसमें एक चीज लिख लो नीचे, इंडिकेट पॉइंट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन, हाँ इंडिकेट हेडिंग है, स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
हो गया? तो लिखो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का हो गया परिवर्तन नाइट्रोजन के यौगिकों में करना, नाइट्रोजन के यौगिकों में करना, यौगिकों में करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। हो गया? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। हो गया? आगे लिख लो। यह प्रक्रिया सजीवों के द्वारा विभिन्न रूपों में की जाती है। यह प्रक्रिया सजीवों के द्वारा विभिन्न रूपों में की जाती है। सजीवों के द्वारा विभिन्न रूपों में की जाती है। हो गया? तो अब देखो, स्थिरीकरण का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, तुमको दलहन फसल जैसे मटर, उसके बाद हो गया तुम्हारा चना, फिर अरहर, इन सब का जब तुम जड़ निकालो बाहर, तो जड़ निकालने के बाद तुमको उसमें नीचे छोटी छोटी गांठें दिखाई देती। अभी जाके चेक कर लेना, मटर के खेत में घुस जाना, उखाड़ लेना मटर, ठीक है? देख लेना कोई रहे ना तब उखाड़ना, दौड़ा लेगा तुमको। उसमें छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। ये छोटी छोटी गांठों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम। ध्यान देना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो कम से कम एक बार पूछा ही जा चुका होगा। राइजोबियम ये क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेता है। नाइट्रोजन मतलब N2, वायुमंडल में N2 है ना 78%, उससे लेता है पत्तों की सहायता से, और तने से होते हुए राइजोबियम नामक जीवाणु के पास पहुंचते हैं और उनको बदल किसमें देता है? नाइट्रेट में बदल देता है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल दिया ना, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल दिया, तो ये भी प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। जो हम लोग खेत में झोंक झोंक के यूरिया प्रयोग करते हैं ना, यूरिया क्यों प्रयोग करते हैं? यूरिया में नाइट्रोजन, कभी ध्यान से पढ़े होंगे तो यूरिया का जो बोरी होती है उस पर नाइट्रोजन 46% लिखा होता है। लिखा होता है, मतलब यूरिया का लगभग आधा भाग नाइट्रोजन ही होता है और पौधों का पोषक तत्व नाइट्रोजन होता है। तो ये जो पौधों में नाइट्रोजन, या कहें तो जमीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण जो होता है, केवल इस प्रकार के पदार्थों में ही पाया जाता है। मतलब इस प्रकार की जो फसलें होती हैं उन्हीं में पाया जाता है, जैसे मटर, चना, अरहर और जो भी दलहन फसलें हैं उन्हीं में पाया जाता है ये गुण। अब हम लोग क्या करते हैं, गेहूं बोने से पहले यूरिया 2 बोरी झोंक देते हैं। उससे पहले अगर तुम हर 1-2 साल में अरहर अपने खेत में बो दो एक बार तुम, और अच्छे तरीके से अगर वो हो गया, नहीं भी हुआ तो उसका पेड़ तो हो जाएगा ना, बाद में भले ही खा जाए उसको जानवर, लेकिन पेड़ तो हो जाएगा। उस स्थिति में वो तुम्हारे खेत में पर्याप्त नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देगा और उस साल तुमको 1 किलो यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? ध्यान दिए रहना। दलहन फसलें जो होती है जमीन के अंदर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, और जो पदार्थ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाते हैं वो इसी नाइट्रोजन का प्रयोग अपने पोषक तत्व के रूप में कर लेते हैं। समझ गए? धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, तो 1-2 साल में समाप्त हो जाता है, फिर से दलहन फसल बो दो।
समझ गए? तो धीरे धीरे फिर नाइट्रोजन उसमें आ जाएगा, तो यूरिया की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी को जानकारी नहीं होती है, इन लोग को तो पता होता है कि जितना खाद झोंकेंगे उतना बढ़िया फसल होगी, लेकिन ये नहीं पता होता है तुम अपना खेत खराब कर रहे हो, 10 साल में वो भूमि बंजर हो जाएगी, किसी काम की नहीं होगी। कितना भी खाद डाल दोगे फसल उत्पादन नहीं होगा। समझ गए? याद रखते रहना। अभी चले जाए खेत की मिट्टी लेके चले जाओ ना तुम ये कृषि अनुसंधान केंद्र में, तो वहां पे बताते हैं कि मतलब कितना खाद डालना चाहिए। वो जांच करके बताते हैं कि आपकी मिट्टी में कितने पोषक तत्वों की कमी है, कितने % की कमी है, उसी हिसाब से आप खाद डालिए। लेके चले जाओ, गारंटी के साथ कहते हैं जहां पे 1 बोरी यूरिया डालने वाले हो वहां पे 5 किलो यूरिया खाली डालोगे। समझ गए? क्योंकि अगर दलहन फसल तुमने बो दिया है तो नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त होती है, उनको नाइट्रोजन की जरूरत ही नहीं होती, और यूरिया का मुख्य काम पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करना ही है। समझ गए? तो बाकी चीजें कल होंगी। अब अगला यौगिक लिख लेना, अमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।